सर लास्ट हमने पढ़ा था हाउ टू ओपन अ बैंक अकाउंट। अब चूंकि आपकी फिजिकल क्लासेस बेटा स्टार्ट होने वाली हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक टेस्ट ऑन ऑनलाइन बेसिस, इट विल बी टेकन इन द क्लास। ठीक हो गया? जब मेरे पास अपॉर्चुनिटी है तो फिर मैं उसको प्रॉपर कैश करूंगा। असल में ऑनलाइन टेस्ट लेने में बज़ाहिर तो कोई ख़राबी या प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट इट एक्चुअली इंक्रीजेज आवर वर्कलोड। ये ऑनलाइन सिस्टम जो है ना, इसने हमारा वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, इन द सेंस दैट जो पेपर पहले हमारे पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते थे उसमें कुछ सिर्फ एडिटिंग करनी होती थी और हम आपको दे देते थे और फिजिकली चेक भी हो जाता था, कोई मसला नहीं होता था। अब वो ऑनलाइन बनाना अलग होता है गूगल फॉर्म के ऊपर। कभी कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह बना के दिखा दूंगा, सिखा दूंगा अगर किसी को सीखना होगा तो। फिर उसको ऑनलाइन चेक करना, फिर उसका ऑनलाइन रिजल्ट बनाना, तो इट विल टेक टू मच टाइम। सो वैसे भी अब तो ऑन अ वेरी सीरियस नोट मैं खुद इस सिस्टम से अब किसी हद तक बेजार हो चुका हूँ, क्योंकि डेफिनेटली जो बात फिजिकल क्लास की होती है आप उसको किसी भी सूरत में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो यहाँ पे। जो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन का लेवल होता है, ऑल्दो आपको बात समझ में आ रही है, आप पूरा सेमेस्टर भी गुजार सकते हैं, आप समझ भी जाएंगे, पूरा कोर्स भी पढ़ा देंगे हम, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जाहिर सी बात है वही चीज़ जो फिजिकल में पढ़ाते हैं वही यहाँ पे पढ़ाते हैं आपको, बट इसके अंदर वर्कलोड बहुत बढ़ गया है। तो इंशाल्लाह 15 से रिज्यूम हो रहा है और फिर जब आप फिजिकल आएंगे तो फिर मैं फिजिकल ही टेस्ट लूंगा आपका। ओके बेटा, आज हम बात करेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बैंकर। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। आज हम बात करेंगे बेटा राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बैंकर एंड कस्टमर। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मुझे जल्दी से बताओ हु इज अ कस्टमर एंड हु इज अ बैंकर। रुके, मैं खुद ही नॉमिनेट कर रहा हूँ, मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ, रुक जा। हमना हमना तारिक। बेटा आवाज आ रही है बच्चे? यस सर। जरा बताइए बैंकर की डेफिनेशन क्या है? हु इज अ बैंकर? सर बैंकर वो होता है जो ट्रांजैक्शन हर बैंक से रिलेटेड हर ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होता है। हर नहीं, कोई ट्रांजैक्शन में। ठीक है, ओके सर। अच्छा जी, अब हम देखते हैं उमर खान। उमर खान, उमर खान। यस सर। ये कस्टमर कौन होता है बेटा? सर कस्टमर वो जो डिपॉजिट करता है। तो अगर आप मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करवाने जा रहे हो तो आप कस्टमर हो? नो, जिसका अकाउंट होता है बैंक में। अब सही बात कही ना आपने, जिसका अकाउंट होता है बैंक में। ओके, तो उसके कुछ राइट्स होंगे? जी क्यों नहीं। उसकी कुछ ड्यूटीज होंगी? यस। बैंकर के राइट्स होंगे? बैंकर की ड्यूटीज होंगी? जी बिल्कुल होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा कस्टमर के राइट्स के ऊपर। सबसे पहला राइट टू ड्रॉ अ चेक। राइट है ये, सॉरी ये एरर है यहाँ पे। ठीक है, राइट टू ड्रॉ अ चेक। भाई आपके अकाउंट में पैसे हैं, आपके पास चेकबुक है, आप साइनिंग अथॉरिटी हैं, तो आप बैंक जाएंगे और कैश ले आएंगे। कोई मना करेगा? किसी में जरूरत है मना करे कस्टमर को कि नहीं दे रहा पैसे, जाओ? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एवरी कस्टमर हैज अ राइट टू ड्रॉ अ चेक अकॉर्डिंग टू द बैलेंस व्हिच इज अवेलेबल इन हिज और हर अकाउंट। सीधी सी बात है सर, कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस थोड़ी है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। राइट टू रिसीव पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स। आप में से आज तक किसी ने बैंक स्टेटमेंट देखी है? क्या आप में से आज तक किसी बच्चे ने बैंक स्टेटमेंट देखी है? यस सर, जैन इकबाल कह रहे हैं यस सर। क्या होता है बैंक स्टेटमेंट के अंदर?
सर बैंक स्टेटमेंट ये होती है जैसे कि उसमें सब लिखा हुआ होता है, क्रेडिट डेबिट, कितना आपने ट्रांजैक्शन करी, कितनी निकाली आपने, कितने जमा कराए, सब कुछ उसमें डिटेल होती है सर पूरी। वेरी गुड। सर ने बिल्कुल सही कहा। बुशरा इरफान ने एक रिप्लाई दिया है, सर अकाउंटिंग नहीं बेटा, वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट थी, ठीक है, वो कुछ और है। वो इंशाल्लाह जब आप BS 4 में आएंगे तो इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी व दस्तयाबी आपको वो पढ़ा देंगे। अच्छा सर जी। लेकिन सर बैंक स्टेटमेंट में, लेकिन वो जो स्टेटमेंट होती है वो तो बड़ी अजीब सी लिखी हुई होती है, समझ में नहीं आ रही होती है। अजीब सी लिखी होती है मतलब सर क्रेडिट डेबिट, फिर उसका कॉलम बना हुआ होता है, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ होता है सर, समझ में नहीं आता। चलें आप इंशाल्लाह फिजिकल क्लासेस में आ जाए, मैं आपको समझा दूंगा वो क्या लिखा होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड बिल्कुल देखो, आपका अगर बैंक अकाउंट है तो बैंक में या तो आप कुछ डिपॉजिट करवाते होंगे या कुछ विड्रॉ करते होंगे, या बैंक कुछ डिपॉजिट करता होगा या बैंक कुछ विड्रॉ करता होगा। जैसे कि आपने अगर सेविंग अकाउंट, फिक्स या PNL खुलवाया है तो आपके अकाउंट में बैंक प्रॉफिट या इंटरेस्ट क्रेडिट करेगा, ऐड करेगा। इसी तरह आपने अगर पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर डेबिट कार्ड चार्ज किया है या ATM से ट्रांजैक्शन की है तो वो आपने क्रेडिट किया बेसिकली, यानी आपने पैसा कम करवाया। तो अब होता क्या है, देखो कोशिश करता हूँ मैं आसान अल्फाज में समझा दूं क्योंकि नॉन कॉमर्स भी यहाँ पे बैठे होंगे। देखो जब कभी बैंक आपके अकाउंट में पैसा ऐड करता है या आप बैंक अकाउंट में पैसा ऐड करते हो, मिसाल के तौर पे आपने खुद डिपॉजिट करवाया या बैंक ने प्रॉफिट या इंटरेस्ट आपको दिया, तो उसको हम कहते हैं कि आपके अकाउंट में ये अमाउंट क्रेडिट हुआ। अभी इसकी डिटेल या इसकी डिटेल समझाने जाऊंगा ना, मुझे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे जाना पड़ेगा। तो बस फिलहाल इतना समझ लो कि अगर कल ये कहा जाए, कहीं सुनो कि बैंक ने आपके अकाउंट को क्रेडिट किया, तो इसका मतलब बैंक ने आपके अकाउंट को बढ़ाया। और अगर सुने आपके बैंक ने आपके अकाउंट को डेबिट किया तो आपके अकाउंट को कम किया। बस इतना समझ लो फिलहाल। तो इंशाल्लाह BS 4 में जब प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग पढ़ोगे ना तो उसके अंदर फिर मजीद डिटेल पढ़ा देंगे, बशर्ते जिंदगी दस्तयाबी, ठीक है। तो इतना समझ लीजिए बेटा, बस इसकी डिटेल मैं इसलिए नहीं बता रहा कि ये लायबिलिटी है, एसेट है, क्या है वगैरह वगैरह, क्योंकि कॉमर्स वाले तो पहचान देंगे, नॉन कॉमर्स वाला फंस जाता है बेचारा। तो उसको मैं अभी कंफ्यूजन में किसी भी सूरत में लाना पसंद नहीं करूंगा। बस सिर्फ इतना नोट कर ले नॉन कॉमर्स वाला कि जब आप सुने कि बैंक डेबिटेड योर अकाउंट, दैट मींस कि बैंक ने कुछ माइनस किया। डेबिट का मतलब माइनस बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बैंक ने आपने सुना कि बैंक ने क्रेडिट किया तो बैंक ने आपके अकाउंट में कुछ जमा किया, ऐड किया। बस इसको नोट कर ले बेटा, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी, ठीक है। बैंक ने, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके अकाउंट को बैंक ने क्रेडिट किया, बैंक ने, तो मतलब बैंक ने आपके अकाउंट को बढ़ाया। मैं कहता हूं बैंक ने आपके अकाउंट को डेबिट किया तो मतलब बैंक ने आपके अकाउंट को कम किया। ये दो बातें याद कर लो। अब आ जाओ पीरियोडिकल स्टेटमेंट। अब ये जो डेबिट और क्रेडिट हो रहा है ना, यानी ये जो डिपॉजिट हो रहा है, विड्रॉ हो रहा है, जमा हो रहा है, मिन्हा हो रहा है, ये सब उस स्टेटमेंट में लिखा होता है जिसको आप बैंक स्टेटमेंट कहते हो। और बैंक साल में एक दफा वो स्टेटमेंट आपको भेजने का पाबंद है। साल में एक दफा बैंक उस स्टेटमेंट को भेजने का पाबंद है, यानी बैंक आपको वो स्टेटमेंट एनुअल बेसिस के ऊपर आपके घर के एड्रेस पे, आपके पोस्टल एड्रेस पे या आपके ऑफिस के एड्रेस पे भेजेगा, ठीक हो गया। और आपका ये राइट है कि आप बैंक से वो अमाउंट, वो ट्रांजैक्शन की डिटेल कलेक्ट ओके जी। तो याद रखिएगा कि आपका राइट है कि आप पीरियोडिकल स्टेटमेंट बैंक से ले सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, क्या आप खुद बैंक विजिट करें तो बैंक आपको स्टेटमेंट निकाल के देगा? जी बिल्कुल, वो भी तब भी निकाल के दे देगा, मना नहीं करेगा। साल में एक दफा तो भिजवाएगा, ऑन डिमांड भी देगा आपको। पहले बैंक इसके चार्जेस लेते थे, अब का मुझे आइडिया नहीं है, रिसेंटली तो मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ है,
एक आध दफा जाने का इत्तेफाक हुआ था तो उसमें तो उन्होंने पैसे नहीं लिए थे, वरना 30-40 रुपए के अलग से चार्ज किए जाते थे किसी जमाने में। जमाने का मतलब 4-6 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। रिसेंटली तो इत्तेफाक मेरा हुआ ही नहीं है बैंक जाके स्टेटमेंट कलेक्ट करने का, क्योंकि ऑनलाइन जो ई बैंकिंग के थ्रू स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग, तो जरूरत नहीं पड़ती है जाने की। हो सकता है अब ना चार्ज करते हो, मैं वही कह रहा हूँ बेटा कि मेरा रिसेंट इत्तेफाक नहीं हुआ है। कुछ अर्सा पहले गया था तो नहीं चार्ज किया था, उससे पहले चार्ज लेते थे वो लोग। अच्छा बेटा, उसके बाद बढ़ते हैं आगे, राइट ऑफ करेक्शन। भाई अगर मैंने अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाया, ठीक है, मेरा अकाउंट है फॉर एग्जांपल अहमद बशीर कंपनी के नाम से, ठीक है, एक अकाउंट है, कंपनी का नाम है भाई अहमद बशीर कंपनी, और मैंने अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाया, तो बैंक मेरे अकाउंट में पैसा जमा करेगा। बजाय इसके कि बैंक अहमद बशीर के अकाउंट में जमा करता, बैंक ने बशीर अहमद के अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए, गलती से किसी और अकाउंट में जमा हो गए। हो सकता है भाई एरर, क्या मसला है इसमें बड़ा। जब मैंने देखी अपनी बैंक स्टेटमेंट, मैं कह रहा हूँ यार ये चक्कर क्या है, मैंने 5 लाख रुपए जमा कराए थे, ना मैसेज आया ना स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। तो मैं फॉरेन बैंक गया, मैंने कहा भाई ये डिपॉजिट मैंने करवाया था, डिपॉजिट स्लिप मेरे पास है, आपने स्टैंप लगा के दी है बाकायदा, और मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, तो क्या चक्कर है। तो पता चला कि बैंक की तरफ से एक अदद मिस्टेक हुई है, और वो मिस्टेक किस चीज की है, वो मिस्टेक इस चीज की है कि आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करने थे, गलती से किसी और अकाउंट में डिपॉजिट हो गए। तो अब ये आपका राइट है कि आप बैंक से इस पैसे को करेक्ट, इस ट्रांजैक्शन को करेक्ट करवाओगे। आई बात समझ में बेटा? मुश्किल बातें तो नहीं हो रही आज, आसान आसान बातें करेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट बातें नहीं आज। राइट टू सू फॉर बैंक, राइट टू सू बैंक फॉर रॉन्ग डिसऑनर। अच्छा जी, सही है। सू का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सू? सर मुकदमा करना। एग्जैक्टली, केस फाइल करना। यू आर 100% राइट। इसकी भी पूरी डिटेल है, सू कैसे करते हैं, कौन कर सकता है, कौन से केसेस हैं, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो वही अगर आप आएंगे इंशाल्लाह BS7 में, फिर इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी और दस्तयाबी आप पढ़ेंगे और आपको पढ़ाएंगे। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा बेटा, सू का मतलब होता है बेटा केस फाइल करना। क्लियर? तो अब डिसऑनर का मतलब कोई बताए मुझे। डिसऑनर का मतलब बताओ। सर कुछ गलत करना पे। ओके, कोई और? कॉमर्स वालों को तो पता होना चाहिए बेटा। सर बेइज्जती टाइप। अल्लाह, क्या तो सही रहे हो आप, गलत नहीं कह रहे हो, लेकिन उसको मैं बैंकिंग कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। बैंकिंग को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे हम उसको। बेईमानी अल्लाह, चेक बाउंस, हाँ बिल्कुल मामा, आपने सही जवाब दिया। देखिए बेटा, हुआ ये कि जैन ने मुझसे कुछ गोश्त खरीदी थी। सर ये चेक से रिलेट कुछ होता है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल चेक से रिलेट होता है। अब सुनो, जैन जो है, जैन ने मुझसे कुछ गोश्त खरीदी, ठीक है, और मुझे कहा कि सर मेरे पास कैश नहीं है, आप चेक ले लेंगे? मैंने कहा ठीक है, दे दो भाई, क्या मसला है। तो भाई हुआ ये कि जैन ने मुझे चेक दे दिया, चेक में कोई खराबी नहीं थी, अमाउंट भी सही लिखा था, साइन भी सही थे, जैन के अकाउंट में पैसे भी हैं, ऐसी बात नहीं है, अंगला नहीं है जैन। तो मैं गया अपने बैंक, मैंने वो चेक बैंक में डिपॉजिट करवा दिया अपना। लाजमी बात है कि जैन के अकाउंट से पैसे निकल के मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, ऐसे ही होगा ना। नहीं हुआ ऐसा। 2 दिन बाद मुझे कॉल आई बैंक से, मुझे कॉल आई कि सर वो जो आपने चेक डिपॉजिट करवाया था वो वापस आ गया है, वो रिटर्न आ गया है। अच्छा, मैं ये क्या सोच सकते हैं यार, जैन जैसे बंदे का चेक वापस आ जाए। अच्छा, मैं चेक लेके आ गया, मैंने जैन को कॉल की, मुझे जैन साहब जो तशरीफ लाइएगा। जैन साहब आ गए, क्या हुआ बेटे, तुम्हारा चेक वापस आ गया? मेरे सवाल ही नहीं पैदा होता, अच्छा कैसे हो गया? मेरे अकाउंट में पैसे हैं, सफिशिएंट बैलेंस है, सब सही है, ये गया बैंक अपने,
और बैंकर से कहा जब चेक आपने डिसऑनर किया ना, सबूत दें किस रीजन पे डिसऑनर किया। उन्होंने कहा सर आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे, नॉट सफिशिएंट फंड। बैंकर का दिमाग खराब हो गया, दिखाएगा स्टेटमेंट निकाल के, निकालो स्टेटमेंट, पैसे तो हैं उसमें, फिर क्यों डिसऑनर किया। मतलब आपने मेरा चेक गलत डिसऑनर कर दिया, मेरी गुडविल पे क्वेश्चन मार्क आ गया, मेरे सप्लायर ने मुझे जो है वो सुनाई आपके डिसऑनर की वजह से, मेरी मार्केट वैल्यू में कमी आई है, जैन का चेक बाउंस हो गया, जैन ने उस बैंक पे केस फाइल कर दिया। क्या जैन उस बैंक पे केस फाइल कर सकता है? यस सर। यही तो मतलब है राइट टू सू बैंक फॉर रॉन्ग डिसऑनर। जब सब सही था, याद रखिएगा बेटा, चेक का डिसऑनर होना, चेक का बाउंस होना, ये बहुत नेगेटिव पॉइंट कंसीडर होता है। आपकी गुडविल पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अगर डिसऑनर सही हुआ है, नेक्स्ट टाइम मैं चेक थोड़ी एक्सेप्ट करूंगा, ऐसा कोई भी नहीं। मैं क्या, मैं तो मार्केट में 10 लोगों को बताऊंगा जैन का चेक डिसऑनर हुआ है, इससे चेक नहीं लेना, इससे कैश पे काम करना। वो बेचारा मर गया बिला वजह, अगर गलती उसकी नहीं है केस करेगा, वो जस्टिफाई करेगा मेरे पास, देखिए मैंने केस भी किया है और गलत डिसऑनर हुआ है, डेफिनेटली ये गलती मेरी नहीं है, बैंकर की है। यस, यू हैव अ राइट टू फाइल अ केस अगेंस्ट बैंक इन केस when bank wrongfully dishonors your check. Next point, right to sue bank, ये तो वही है सर, for वहां था for dishonor, wrong dishonor, यहाँ है for disclosing the secret information। KYC का कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको लास्ट टाइम। हाँ बेटा, KYC गया, केवाईसी का कॉन्सेप्ट बताया था सर, एब्रिविएशन बताई थी। जी सर बताया था। यस सर बताया था। नो योर कस्टमर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर नीड। तो नो योर कस्टमर में जब उसकी आइडेंटिफिकेशन करोगे तो लाजमी बात है उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी आपको मिलेगी जब वो अकाउंट खुलवाने आएगा, उसका सोर्स ऑफ इनकम भी पता चलेगा आपको। यस और नो? यस और नो? यस सर। यस सर। क्या वो इंफॉर्मेशन आप दूसरों को लीक करने के एलिजिबल हैं? नो सर। हाँ, अगर आपको कोर्ट ऑर्डर दे या कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जैसे लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है, FBI है, वो आपको कहे तो इंफॉर्मेशन दोगे? यस सर। वो देनी पड़ेगी। यानी अगर किसी अनऑथराइज्ड पर्सन को आपने इंफॉर्मेशन लीक कर दी तो आपके पास ये पूरा राइट है कि आप उस पर केस कर सको। रेयर केस होता है डेफिनेटली। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इससे रिलेटेड पॉइंट निकालना, आप लोगों को एसएमएस पे कभी मार्केटिंग के मैसेजेस आते हैं? कभी किसी प्लॉट का, कभी किसी प्रोडक्ट का, कभी किसी सर्विस का? यस सर। सवाल ये कि ये जिस कंपनी, जो कंपनी आपको ये मैसेज भेज रही है, उसके बाद आपका नंबर कहाँ से पहुंचा? सर जी तो पाकिस्तान के आते हैं। बिल्कुल आते हैं। सवाल ये कि नंबर कैसे पहुंचा वहां तक? सर, एक कंपनी दूसरी कंपनी से डेटा लेती है। तो ये इंफॉर्मेशन लीक करने के जुमरे में नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। यस सर आएगा। हाँ सर वो बोलते हैं जीतो पाकिस्तान में आपकी गाड़ी निकल गई, कॉल करें इस नंबर पे। हाँ, तो वो गाड़ी, वो रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी देते होंगे तुम्हें। लेकिन सर काफी लोग खुद भी तो देते हैं, मतलब अखबार में जो इश्तेहार आ जाते हैं घर बैठे कमाओ, उसमें भी लोग खुद मैसेजेस करते हैं, तो उससे भी तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका मोबाइल नंबर उस कंपनी तक कैसे पहुंचा जो आपको मार्केटिंग के मैसेज कर रही है, ये मेरा सवाल है। अखबार के जरिए थोड़ी, वो तो अखबार के जरिए अपना नंबर दे रहा है ना, आप उसको खुद रब्ता करो तो आप नंबर दे रहे हो अपना, दैट इज समथिंग एल्स। बट मेरा क्वेश्चन ये कि मेरे पास जो मार्केटिंग के मैसेजेस आते हैं, मेरा नंबर उस मार्केटिंग के उस पर्टिकुलर कंपनी तक कैसे पहुंचा? टेलीकॉम कंपनी से पहुंचता है, बाकायदा नंबर लीक होते हैं।
सीरीज डिस्ट्रीब्यूट होती है, एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होती है। मिसाल के तौर पे मेरी राइस गुलशन एक बात में ठीक हो गया, वहां पे नया हाउसिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, मुझे उसका मैसेज आ रहा है। अब वो मैसेज मुझे आएगा, अगर कोई जौहर में रहता होगा, कोरंगी में रहता होगा, मलीर में रहता होगा, उसको नहीं आएगा, क्योंकि वो उसकी लोकेशन में नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप फेसबुक मार्केटिंग अगर किसी ने की हो या किसी को थोड़ा बहुत उसके बारे में पता हो, तो जब आप फेसबुक की पेड मार्केटिंग करते हो ना, तो आप एरिया स्पेसिफाई करते हो। मिसाल के तौर पर हमने अपने साइंस की मार्केटिंग के लिए जब भी हम फेसबुक का टूल यूज करते हैं, तो हम साइंस से आसपास में तकरीबन 10 किलोमीटर का रेंज जो है वो रेडियस बनाते हैं, और उस 10 किलोमीटर के अंदर अंदर जो लोग रहते हैं और जिनकी प्रोफाइल आईडी बनी हुई है, जो ये बताते हैं कि जिनकी लोकेशन यहाँ पे ट्रेस, आप लोकेशन ऑन करते हो ना मोबाइल में, पता चल जाता है कि आप फेसबुक कहाँ से यूज कर रहे हो, तो फिर आपको ही वो स्पॉन्सर्ड मैसेजेस आएंगे। ठीक है, तो आपने अक्सर देखा होगा, आप फेसबुक पे जो क्या कहते हैं वॉल है, न्यूज फीड होती है, गालिबन मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, तो शायद मैं टर्मिनोलॉजी अगर गलत बताऊं तो करेक्ट कर देना मुझे। तो जो न्यूज फीड होती है वो, उसको जब आप स्क्रॉल करते हो तो आपको पास अक्सर मैसेजेस आते हैं किसी पेज के, उसके नीचे लिखा हुआ था स्पॉन्सर्ड। गौर किया है? गौर किया है? Yes, sir. ये बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है। वैसे इसकी एग्जांपल ऐसे हो सकती है कि आज से तकरीबन 2-3 साल पहले मैंने एक ऑनलाइन पेज लाइक किया था, ऑनलाइन बुक स्टोर का पेज था, किताबें बेचते थे वो ऑनलाइन। तो एक पेज मैंने लाइक किया था, और फिर उस लाइक होने के बाद, क्योंकि उसके अंदर ये बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं कि अगर मैंने किसी स्पेसिफिक जॉनरा के पेज को लाइक किया है तो फिर उसी से रिलेटेड मेरे पास एडवर्टाइजमेंट्स आएंगी। और आज मेरे ख्याल से शायद मेरे फेसबुक के ऊपर कुछ नहीं कुछ नहीं तो 50 प्लस पेजेस होंगे जो ऑनलाइन बुक्स सेल आउट करते हैं, जिनको मैंने लाइक किया हुआ होगा। वो एक के बाद दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरह से कनेक्ट होता है। तो बताने का मकसद ये बेटा, अगर आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है, यू कैन फाइल अ केस। अब सुनो, जो अब लिंक करता हूँ दोबारा से उसी मार्केटिंग के मैसेज की जाने। अगर आपको मार्केटिंग का मैसेज आपके पर्सनल नंबर पे आ रहा है, यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट दैट कंपनी, और उस कंपनी पे 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। ये लिखा हुआ है लॉ में। मामा क्या कह रहा है, वो टर्म्स एंड कंडीशन में लिख देते हैं कि लीक हो सकती है आपकी इन्फो। भाई क्यों लीक हो सकती है? अब मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन को आप इस्तेमाल करने के कैसे मजाज हैं? अगर आप उस पर कहते हो कि हाँ हम आपकी इंफॉर्मेशन आगे पहुंचाएंगे, और आप उस पर साइन करते हो, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। लेकिन बैंकर नहीं कर सकता, ये बात याद रखिएगा बेटा। बैंकर आपकी सोर्स ऑफ इनकम, आपकी ट्रांजैक्शन डिटेल, आपकी बैंक स्टेटमेंट किसी भी तरह से लीक करने का इख्तियार उसको नहीं होता। अगर उसने कर दी और आपको पता चल गया, भाई आपको पता भी करना पड़ेगा, खाली खुली नहीं होगा, तो फिर यू कैन ऑल्सो फाइल अ केस अगेंस्ट दैट बैंकर, और आप बिल्कुल केस कर सकते हैं, हर्जाना मांग सकते हैं कि भाई आपने मेरी इंफॉर्मेशन लीक की है, सो नाउ यू हैव टू पे दिस सॉर्ट ऑफ मनी। क्लियर हो गई बात बेटा? आगे बढ़ते हैं। ड्यूटीज ऑफ कस्टमर। कस्टमर की ड्यूटीज क्या है भाई? देखो, जिस तरह कस्टमर के राइट्स होंगे इस तरह उसकी ड्यूटीज भी होंगी। बेटा समझ में तो आ रहा है ना? ऐसे तो नहीं सब ऊपर से जा रहा है, 16 तो नहीं हो रहा कहीं? जी बेटा सर आ रहा है समझ। आ रहा है ना समझ? सर आ रहा है। अच्छा अच्छा बेटे, अच्छा। कस्टमर की ड्यूटी क्या है कि कस्टमर चेक प्रेजेंट करेगा, जो प्रेजेंटेशन ऑफ चेक होगी ना सिर्फ वो करेक्ट होनी चाहिए, ना सिर्फ वो करेक्ट होनी चाहिए, बल्कि वो विद इन बैंकिंग आवर्स होनी चाहिए, बल्कि वो विद इन बैंकिंग आवर्स होनी चाहिए। और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बैंकिंग के जो आवर्स हैं वो कौन डिसाइड करता है? आप डिसाइड करते हैं? कौन डिसाइड करता है? सर बैंक डिसाइड करता है। स्टेट बैंक डिसाइड करता है। ठीक हो गया? स्टेट बैंक डिसाइड करता है। यस यू आर राइट। तो आपने चेक प्रेजेंट करना है विद इन बैंकिंग आवर्स, और करेक्ट चेक प्रेजेंट होगा। ओके, देन कम्स दी
चेकबुक मस्ट बी केप्ट इन सेफ कस्टडी। भाई आपकी ड्यूटी, अगर चेकबुक आपसे मिस हो गई, उस पे किसी और ने आपके साइन करके प्रेजेंट कर दिया, क्या बैंक जवाबदेह होगा? विल बैंक बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? यस और नो? सर ये दोबारा बताएगा? मैं आपको बताता हूँ। आपने अपनी चेकबुक रखी एक जगह पे, आपके ऑफिस पे, आपके ऑफिस के टेबल पे रखी हुई थी। एक बंदे ने आपका साइन भी देख लिया कि आप किस तरह साइन करते हैं। उसने उसमें से एक चेक निकाला, साइन किया और बैंक जाके प्रेजेंट कर दिया, बैंक ने उसको कैश दे दिया। क्या आप बैंक पे केस कर सकते हो कि आपने उस बंदे को कैश कैसे दे दिया, ये तो मेरी साइन ही नहीं है? नो। क्यों? नो सर। गलती किसकी है? सर हमारी गलती है। इसीलिए कहते हैं कस्टमर। कि जब कभी आप बैंक में अकाउंट खुलवाएं तो अपनी साइन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करें, लेकिन इतना भी नहीं कि आपको भूल जाए या बार बार आपके साइन जो रिजेक्ट हो जाए, वो मैच ही ना करें एसएस कार्ड से। अगर बैंक को इन्फॉर्म कर दें तो फिर बैंक जिम्मेदार। हाँ, ये बेटा थोड़ा सा डिफरेंट केस है, ये चेक के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। बता देता हूँ कि भाई मेरा चेक, मुझे पता है मेरी चेकबुक चोरी हो गई है। अब मैंने फौरन से बैंक को इन्फॉर्म किया कि भाई मेरी जो चेकबुक है उसमें चेक नंबर फलां से फलां तक जो है वो लीव लगे हुए हैं, आपने उसको किसी एक चेक को क्लियर नहीं करना। नहीं करेगा, खत्म हो गई बात। सो स्टॉप पेमेंट बाय ड्रॉवर कहते हैं, आएगा चेक के टॉपिक में। रिपोर्ट अबाउट थेफ्ट, वही बात है कि अगर आपकी चेकबुक चोरी हो गई, आप बैंक को इन्फॉर्म करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। आपने रिपोर्ट नहीं किया, आप जिम्मेदार होंगे, बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। केयरफुली फिलिंग द चेक, पहले पॉइंट में बता दिया मैंने ये पॉइंट। यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा? कोई ऐसा मसला तो नहीं है? आसान है, मुश्किल थोड़ी है। हाँ जी, ये पॉइंट समझ में आ गए बेटा चारों? जैन किस हवाले से कह रहे हो बेटा? जितना अमाउंट आपके अकाउंट में रखा है बेटा, 1 लाख रुपए हो, 1 करोड़ हो, 1 अरब रुपए हो, या आपके पास रखे हुए हैं, आपने चेक प्रेजेंट कर दिया, बैंक आपको कैश दे देगा। हाँ, ये हो सकता है कितना हैवी अमाउंट जब आप लेने जा रहे हो तो पहले बैंक को इन्फॉर्म कर दो ताकि बैंक कैश अरेंज कर दे। हो सकता है उतना कैश बैंक के पास ना रखा हो। ओके भाई, अब बैंकर की बात करते हैं। बैंकर की ड्यूटी क्या है? अभी आपने डिसऑनर ऑफ चेक्स पढ़ा, तो डिसऑनर का ऑपोजिट क्या है? ऑनर। ऑनर का क्या मतलब होता है? जब डिसऑनर का मतलब चेक बाउंस हो जाना, चेक का वापस आ जाना, तो ऑनर का क्या मतलब है? चेक क्लियर हो जाना, चेक का क्लियर हो जाना। समझ आ रही है बेटा बात? यानी आपकी ड्यूटी है कि आप चेक को ऑनर करेंगे। कब ऑनर करेंगे? जब आपके पास चेक आएगा और चेक में कोई मसला नहीं होगा। So it is your duty to honor the check when a customer presents it. क्लियर हो रही है बात बेटा? कोई कंफ्यूजन बेटा? नो सर। जी सर। अच्छा जी, मेंटेन द सीक्रेसी ऑफ अकाउंट्स। अभी बताया आपको कि आपके अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है बैंकर के पास, उस इंफॉर्मेशन को बैंकर अपनी कस्टडी में रखेगा, अपनी सीक्रेसी में रखेगा, और किसी को
वो इंफॉर्मेशन लीक करने का मजाज नहीं है। किसी भी सूरत में बैंक आपकी इंफॉर्मेशन को लीक नहीं कर सकता। अगर लीक करेगा तो बैंकर जिम्मेदार होगा। एग्जीक्यूशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स, देखो स्टैंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बैंक को सुमैया, अच्छा रुक जाओ बेटा एक सेकंड, मैं पहले ही कंप्लीट करा के फिर स्लाइड शो करता हूँ लास्ट वाली। आपने बैंक को कहा कि भाई सर ये देखें ये मेरे यूटिलिटी बिल्स हैं, इनके यही अकाउंट नंबर्स हैं, ठीक है, और आप जो है वो जब कभी इनमें से जो बिल ड्यू हो जाए आप उसकी पेमेंट कर दीजिएगा। ये आपने बैंक को नोटिफाई कर दिया। या आपने किसी पर्टिकुलर क्लब की मेंबरशिप खरीदी हुई है, किसी रीडर्स क्लब की मेंबरशिप खरीदी हुई है, तो आपने बैंक को कहा कि भाई इस मेंबरशिप को साल में एक दफा पेमेंट होती है, मैं टाइम पीरियड आपको बता देता हूँ, डेट बता देता हूँ, इस डेट पे आप इस मेंबरशिप फी को पे कर दीजिएगा मेरी तरफ से। या आपने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है और आपने बैंक को कहा कि भाई इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने परचेज की है, आप जो उसकी पेमेंट कर दीजिएगा। इन्हें स्टैंडिंग ऑर्डर्स कहा जाता है। आप लिख के दोगे, बैंक उसको फॉलो करेगा, उसके चार्जेस लेगा आपसे, और कभी कभी फ्री में भी कर देगा ये काम आपके लिए। सर पॉइंट नंबर 3 दोबारा बता दें। दोबारा बता देता हूँ। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कस्टमर की तरफ से एक ऑर्डर आता है बैंकर को कि आपने मेरे बिहाफ पे ये पेमेंट करनी है या मेरे बिहाफ पे पेमेंट रिसीव करनी है। तो बैंकर अगर उसको कंफर्म करता है तो बैंकर उस पेमेंट को देना और उस पेमेंट को लेना जरूरी है जो भी कस्टमर की तरफ से उसे ऑर्डर रिसीव हुआ, जैसे कि यूटिलिटी बिल की पेमेंट, इंश्योरेंस की पेमेंट, मेंबरशिप की पेमेंट। ये अगर आप बैंक को कहते हो कि भाई मेरे बिहाफ पे कर दो तो बैंक पे कर देगा और उसे स्टैंडिंग ऑर्डर कहते हैं। सेफ कस्टडी, बैंक के पास जितना भी पैसा है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसे सेफ कस्टडी में भी रखना है। सीक्रेसी और सेफ कस्टडी का मतलब इतना डिफरेंस है कि सेफ कस्टडी मतलब होता है कि आपने उसको ऐसी जगह रखना है जहां से वो चोरी ना हो सके, और सीक्रेसी का मतलब है आपने खुद विलिंगली उसको लीक नहीं करना। ये छोटा सा एक डिफरेंस है जो सेफ कस्टडी और सीक्रेसी में अक्सर मिक्सअप हो जाता है। अगर आपने अकाउंट बंद करना है, बैंकर ने कस्टमर को इन्फॉर्म करेगा। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, पिछले हफ्ते की बात है, पिछले सैटरडे की बात है, मुझे एक लेटर रिसीव हुआ था मीजान बैंक लिमिटेड से। आज से बहुत सालों पहले मेरा अकाउंट था वहां पे, अभी भी है, लेकिन मैंने बहुत सालों से उसको ऑपरेट ही नहीं किया। काफी मेरे ख्याल से 3-4 साल हो गए होंगे मैंने उसको ऑपरेट नहीं किया उस अकाउंट को। 10-12 रुपए या 15 रुपए शायद उस अकाउंट में मेरे रखे हुए हैं। बैंक की तरफ से मुझे लेटर मिला है, मैं लेटर दिखा दूंगा इंशाल्लाह जब आप आएंगे यहाँ पे। तो उसमें लिखा था कि 15 सितंबर तक आप कोई ट्रांजैक्शन कर लीजिए इसमें, वरना 15 सितंबर को आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। तो बैंक ने मुझे इन्फॉर्म किया, मैंने कहा ठीक है बंद कर दो, जरूरत ही नहीं है मुझे उस अकाउंट की। मैं खुद बंद करवाने जा रहा था, टाइम ही नहीं मिल रहा था कि जाऊं बैंक और बंद कराऊं, आने जाने में वक्त लगता है। तो बैंक ने खुद ही इन्फॉर्म कर दिया भाई हम आपका अकाउंट बंद कर रहे हैं क्योंकि आपने इतने अरसे से ट्रांजैक्शन नहीं किए इसके अंदर। ठीक है, तो अब मैं उसको रिप्लाई नहीं करूंगा, सर वो कितनी अकाउंट हो जाएगा मेरा। सर कितनी टाइम लिमिट होती है जब हम बैंक अकाउंट यूज नहीं करते तो? देखो 1 साल में तो आपका अकाउंट डोरमेंट हो जाता है, ठीक है, इनएक्टिव हो जाता है, राइट। 1 साल में आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। उसके बाद अगर बैंकर देखता है कि बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट आ रही है तो फिर यानी बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो मेंटेन भी करने पड़ रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट भी बनानी पड़ती है, तो बैंक यहाँ पे बंद करो, इनको इन्फॉर्म करो कि चलाना है तो ठीक है वरना बंद कर रहे हैं, और बैंक कर सकता है। वैसे अगर बैंकर ना करे तो फिर 25 इयर्स तक आपका अकाउंट मेंटेन रह सकता है मैक्सिमम। अच्छा, और किसी ने क्या पूछा है सर, स्टैंडिंग ऑर्डर बता दे। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब सीधा सीधा ये है बेटा कि आपके कुछ यूटिलिटी बिल्स होंगे जो आप भरते होंगे, उनमें एक अकाउंट नंबर लिखा होता है, कंज्यूमर नंबर लिखा होता है। वो कंज्यूमर नंबर्स या वो अकाउंट नंबर्स आप बैंक को प्रोवाइड कर दो और बैंक से कहोगे जब जैसे ही ये यूटिलिटी बिल हर महीने जैसे ही ड्यू हो जाए मेरे अकाउंट से पैसा माइनस करके पेमेंट कर दो उसकी। इसे स्टैंडिंग ऑर्डर कहते हैं। या आपने इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदी है, उसका प्रीमियम जमा कराते हैं,
आपने कोई मेंबरशिप खरीदी है, उसकी फी जमा कराते हैं, तो बैंक को आप कंफर्म कर देते हो, लिख के दे देते हो कि ये मेरी मेंबरशिप फी है, इनको आपने पे करना है, तो बैंक आपके पे आपको पे कर देगा। सीधी सी बात है। अच्छा जी, प्रीवियस स्लाइड मुझे किसी ने कहा था रन कर दें, तो मैं प्रीवियस स्लाइड रन कर देता हूँ। ये लो, किसके लिए फॉर्म नहीं फिल करना पड़ता जैन? अकाउंट बंद कराने, जी बिल्कुल, एक एफिडेविट होता है। अगर आप जाते हो बंद कराने के लिए, मैंने एक अकाउंट बंद कराया था कुछ अर्सा पहले, तो बैंक ने एक छोटा सा फॉर्म दिया था, उस फॉर्म को मैंने फिल किया था और बैंक ने पैसे मुझे दे दिए थे उस जो अकाउंट में थे, और अकाउंट बंद हो गया था। बैंक खुद से बंद करेगा तो कोई फॉर्म नहीं होगा, आप जाएंगे बंद कराने तो फिर आपको फॉर्म फिल करना होगा। ओके भाई, ये हो गई बैंकर की ड्यूटीज। अब आते हैं राइट्स ऑफ बैंकर की जाने। थोड़े से राइट्स है, ज्यादा नहीं है। सर्विस चार्जेस से शुरू करता हूँ, ये थोड़ा सा आसान है, लास्ट वाला पॉइंट। भाई बैंक आपको एटीएम कार्ड देता है, डेबिट कार्ड देता है, ऑनलाइन बैंकिंग, ई बैंकिंग, पे ऑर्डर वाला फला, ये सारी सर्विसेज जो आपको देता है, तो इसके बदले वो क्या करेगा आपसे? चार्ज करेगा, वो पैसे लेगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर आप बैंक से लोन लेते हो, तो बैंक उस लोन के बदले भी आपसे इंटरेस्ट लेता है, या बैंक ने आपको कोई एडिशनल सर्विस प्रोवाइड की है, तो उस एडिशनल सर्विस के भी आपसे पैसे लेगा डेफिनेटली, रिफंड में थोड़ी छोड़ देगा आपको। तो एडिशनल सर्विस हो या लोन हो, दोनों के केस में बैंक आपसे चार्ज लेगा। एडिशनल सर्विस के केस में आपसे कमीशन लेगा हो सकता है, और लोन लेंगे तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा। लियन का क्या मतलब होता है, किसी को आइडिया है? ये लियन का मतलब क्या होता है? जी बेटा, एनी वन ऑफ यू हैज एनी आइडिया अबाउट दिस वर्ड लियन? जी बेटा, लियन का मतलब पता है किसी को? अच्छा बेटा, मीटिंग एंड हो, दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं रीज्वाइन लिखता नहीं हूँ ग्रुप पे, दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा। आज मेरे पास अनलिमिटेड वाला अकाउंट नहीं है।